नमस्कार दोस्तों, हिंदी नॉलेज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बहुचर्चित पनामा पेपर लीक मामले में ईडी ने अमिताभ बच्चन के बहू और जानी मानी एक्टर ऐश्वर्या राय बच्चन से पूछताछ कर रहा है। ऐश्वर्या से दिल्ली के ईडी दफ्तर में पूछताछ हो रही है। ईडी कई बार भारतीय राजनेताओं, उद्योगपतियों और मशहूर हस्तियों के लिए भयानक दुस्साहस की तरह बन जाता है। चुनाव से पहले ईडी के जरिए राजनीतिक बदला लेने के भी आरोप लगते रहते हैं। ऐसे में इस एजेंसी के बारे में जानने की दिलचस्पी हम लोगों को रहती है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि जो ईडी है वो कैसा कार्य करता है और उसके क्या क्या अधिकार है और क्या वास्तविक में सीबीआई और ईडी में क्या फ़र्क है। तो दोस्तों, हम पहले बात करते हैं ईडी क्या है। ईडी जो है, जो सेंट्रल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधीन वित्तीय जांच एजेंसी है। यह एजेंसी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट एफईएमए के तहत पूछताछ और जांच करती है। इसका गठन 1997 में विदेशी मुद्रा से संबंधित कॉरपोरेट जगत और नागरिक प्रावधानों के उल्लंघन के मामलों को देखने के लिए किया गया था। एजेंसी अपने अस्तित्व में आने के बाद से एक छोटी प्रवर्तन एजेंसी बनी रही है। 1973 में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम यानी कि फेरा एफईआरए में संशोधन के साथ ईडी को कुछ अधिकार प्राप्त हुए। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि ये जो फेरा है 1973 में जिसमें संशोधन किया, उसके साथ ही ईडी को बहुत ही शक्तिशाली अधिकार प्राप्त हुए। अगले 3 दशकों तक इसने फेरा से जुड़े कई हाई प्रोफाइल मामलों की जांच की। महारानी गायत्री देवी, जयललिता, टीटीवी दिनाकरन, हेमा मालिनी, फिरोज खान, विजय मल्ल्या और अशोक जैन के खिलाफ कथित फेरा उल्लंघन को लेकर मामला भी दर्ज हुआ था। फेरा एक बहुत ही शक्तिशाली कानून था। इसमें एक प्रवर्तनाधिकारी को भी किसी को कभी भी गिरफ्तार करने और बिना वारंट के किसी भी व्यावसायिक परिसर में प्रवेश करने की अनुमति दी थी। यहाँ तक कि एक सहायक भी बिना वारंट के किसी वाहन या व्यक्ति को तलाशी ले सकता है। तब ईडी पर आरोपियों को हिरासत में लेकर 3rd डिग्री टॉर्चर देने का भी आरोप लगे, लेकिन फिर भी ईडी का कार्यक्षेत्र काफी हद तक कॉरपोरेट जगत तक ही सीमित था। 19 के दशक के बाद कारोबारियों के बीच इसकी छवि एक खूंखार एजेंसी की बनी रही। तो दोस्तों, देखते हैं कि किस तरह से 30 साल तक इस फेरा ने काम किया। 2005 से पीएमएलए जो कि कानून में प्रावधान हुए थे वो प्रभाव में आ गए, लेकिन 2002 में पीएमएलए की शुरुआत के बाद इसने आपराधिक प्रकृति के वित्तीय धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों को देखना शुरू कर दिया। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार पीएमएलए विधेयक को संसद में लेकर आई। सन 2002 में इसे पारित किया गया। अब ईडी को आपराधिक अभियोजन की शक्तियां हासिल हो गई। पीएमएलए यूपीए सरकार में 2005 से प्रभाव में आया, जब वित्त मंत्री पी चिदम्बरम थे। इत्तेफाक से ईडी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम के खिलाफ आईएनएक्स मीडिया मामले की जांच के सिलसिले में उन्हें भी गिरफ्तार किया था। तो दोस्तों, देखते हैं कि किस तरह से फेरा और फेमा ने काम किया। अब देखते हैं कि ईडी के वास्तविक अधिकार क्या है। ईडी के अधिकारी जांच अधिकारी द्वारा जारी किए गए सर्च मेमो के आधार पर देश में कहीं भी छापेमारी कर सकते हैं। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने, आरोपी की संपत्ति कुर्क करने और जमानत की सख्त शर्तों के कारण यह सीबीआई से कहीं अधिक शक्तिशाली एजेंसी बन गई है। 2009 और 2013 में संशोधनों के माध्यम से ईडी की ताकत और बढ़ गई है। इसके प्रावधान व्यवहारिक रूप से ईडी को सीबीआई से कहीं अधिक शक्तिशाली बनाते हैं।
यह देश का एकमात्र अधिनियम है जहां एक जांच अधिकारी के समक्ष दर्ज किया गया बयान अदालत में दिए गए साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। देश के 29 कानून और इसके 160 धाराएं हैं जिनकी तहत ईडी किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर सकती है। यदि कोई व्यक्ति इन धाराओं के तहत अपराध करता है तो उसके अर्जित धन को अपराध से अर्जित आय समझा जाता है। यदि उस पैसे का उपयोग संपत्ति खरीदने या विदेश में निवेश करने के लिए किया जाता है तो यह मामला पीएमएलए के अंतर्गत आता है और गलत तरीके से अर्जित धन को जब्त भी किया जाता है। हालांकि ईडी पीएमएलए के तहत मामलों में शामिल व्यक्तियों या कंपनियों की संपत्ति केवल कुर्क कर सकती है। केवल अदालतें ही उन्हें जब्त कर सकती है। 2019 तक पिछले 10 साल में ईडी ने लगभग 60,000 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की है। तो दोस्तों, इतने बावजूद भी ईडी के सामने कई चुनौतियां हैं। इस चुनौती के बारे में हम देखते हैं। ईडी अधिकारियों के मुताबिक विदेशों में जमा खातों और पैसों की जानकारी हासिल करना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। संदिग्ध व्यक्तियों और संस्थाओं के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए एजेंसी विभिन्न देशों को अनुरोध पत्र भेजती है, जिनमें से अधिकतर पत्रों का कोई जवाब नहीं मिलता है और जांच गंभीर रूप से प्रभावित होती है। कुछ मामलों में सबूतों के अभाव में अदालत किसी मामले को खारिज कर सकती है। पर्याप्त जांचकर्ताओं की कमी भी ईडी के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो दोस्तों, हमने देखा फेरा फेमा का कार्य और ईडी की कार्य पद्धति। अब देखते हैं हम पॉलिटिकली कैसा इफेक्ट हुआ है इस ईडी का। 2005 के बाद एक दर्जन से भी कम मामलों में हासिल करने के बावजूद ईडी पिछले कुछ सालों में प्रमुख राजनीतिक मामलों में सीबीआई की तुलना में अधिक सक्रिय रहा है। चाहे हमारे जो मौजूदा पीएम है उनका शासन हो, उस शासन में तो नेताओं की जांच, छापेमारी और पूछताछ करने के लिए ईडी की आलोचना की गई है। राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर ईडी के इस्तेमाल का आरोप सबसे पहले पी चिदम्बरम पर ही लगता है। कहा जाता है कि उनके वित्त मंत्री रहते हुए ईडी ने राजनीतिक मामलों को उठाना शुरू किया। बाबा रामदेव पर ईडी की कार्रवाई यूपीए के शासनकाल में हुई थी। ईडी ने मधु कोड़ा के मामले, 2G घोटाले की जांच, एयरटेल मैक्सिस मामला, कॉमनवेल्थ गेम्स, सहारा, बेल्लारी खनन और रॉबर्ट वाड्रा जैसे मामलों की जांच करने से ईडी सुर्खियों में आई थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने ईडी का सब एंगल से स्टडी किया है। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू दोस्तों।